जय हिंद फार्मा का पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर डब्लू कुमार। आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। तो आइए आज हम इसके बारे में डिटेल्स में स्टडी करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, इसे सेल का पावर हाउस क्यों कहते हैं और ये हमारे बॉडी में क्या कुछ फंक्शन करता है। सबसे पहले हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का स्पेशली अगर फिगर समझते हैं तो ये देखिए, ये हमारा प्रॉपर सेल हो गया। ठीक है, ये आपका सेल हो गया। सेल में देखिए माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है और उसी को हम जूम करके दिखा रहे हैं। तो ये आपका प्रॉपर 3D स्ट्रक्चर है, जिसमें ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में गोल गोल सब देख रहे हैं, ये आपका राइबोसोम हो गया, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में ये देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है आपका यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, सारे यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक है, ये आपका मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेनेल्स है, यानी कि मेम्ब्रेन से घिरा हुआ ऑर्गेनेल्स है, वो भी एक नहीं, ये दो दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ ऑर्गेनेल्स है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो ये इसका मेन फंक्शन होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एटीपी का फॉर्मेशन करवाना। आखिर एटीपी है क्या, तो जो लिविंग सिस्टम में एनर्जी जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटीपी बोलते हैं। तो लिविंग सिस्टम का एनर्जी क्या कहलाता है, एटीपी कहलाता है, जिसको बनाता कौन है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि पावर हाउस यानी कि एनर्जी बनाने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि किस फॉर्म में होता है, आपका एटीपी के फॉर्म में होता है। अब इसके साइज और शेप की बात किया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया जनरली रॉड शेप का होता है, कुछ इस तरह का। ठीक है, जिसमें कि अगर ओवरऑल इसका लेंथ की बात किया जाए तो 0.5 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक, यहाँ से यहाँ मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 0.5 से 10 माइक्रोमीटर के बीच होगा। ठीक है, माइक्रो कितना को बोलते हैं, तो 10 के पावर -6 मीटर को माइक्रोमीटर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस यानी कि डायमीटर की बात किया जाए तो कितना होता है, 0.5 से 1 माइक्रोमीटर का डिस्टेंस होता है। अगर इसका शेप की बात किया जाए तो जनरली रॉड शेप का होता है, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन अगर स्पर्म सेल के में देखा जाए तो स्पर्म सेल की बात किया जाए तो कैसा होता है, स्पाइरल टाइप का पाया जाता है। स्पाइरल टाइप का पूछेगा, अगर माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है तो स्पर्म सेल में पाया जाता है। अगर नंबर की बात किया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया हर सेल में अलग अलग नंबर में होते हैं। जैसे कि अगर बेली वाले अगर कोई पर्सन है, उसके अगर पेट वाले इलाका में बात किया जाए तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम रहेगा, क्योंकि वो पेट वाले मसल्स कम वर्क करते हैं, उसका कुछ वर्क नहीं है। लेकिन अगर हाथ की बात किया जाए तो हाथ वाले इलाका में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है, उससे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो एज पर ज़रूरत उसके अनुसार वो सभी जगह पाए जाते हैं। देखिए आपका 3D में माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, एक्चुअली ऐसा दिखता है, जिसमें कि अगर लेंथ की बात किया जाए जो 0.5 से 10 माइक्रोमीटर के बीच होता है, और डायमीटर की बात किया जाए तो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर के बीच होता है। अब इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर देखते हैं तो देखिए, ये दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। ठीक है ना, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। तो बाहर वाले को आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे और इनर वाले को इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे, और दोनों के बीच में जो स्पेस है, खाली जगह है, उसको क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलेंगे। दो मेम्ब्रेन के बीच वाले को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलेंगे। और इसमें जो लिक्विड भरा रहता है उसको मैट्रिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स। और इसमें तरह तरह के एंजाइम्स रहते हैं जो एनर्जी को बनाते हैं। इस उसको क्या नाम दिया है, एटीपी सिंथेटेज। जिसमें भी ए एस सी लगा रहा है अधिकतर वो क्या रहेगा, आपका एंजाइम्स रहेगा। क्या रहेगा, एंजाइम्स। जिसमें भी ए एस सी लास्ट में लगा रहा है वो एंजाइम्स। जैसे कि एटीपी सिंथेटेज है तो क्या बनाएगा, एटीपी का सिंथेसिस करेगा वो एंजाइम्स। ठीक है ना, तो इसके मैट्रिक्स में ही पाया जाता है। अब देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा ए फोल्ड स्ट्रक्चर रहता है। ताकि फोल्ड क्यों रहता है बाबू, ताकि इसके सरफेस एरिया को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बढ़ाया जा सके। तो इसमें सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए फोल्ड स्ट्रक्चर रहता है, जिसको क्या नाम देते हैं, क्रिस्टी नाम देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इसमें सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहता है। कैसा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। ठीक है ना, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा
एटीपी का प्रोडक्शन हो सके। और इसमें छोटे छोटे राइबोसोम रहता है जो कि प्रोटीन बनाने के काम करता है। और वो भी कैसा, राइबोसोम दो तरह का होता है, 80S टाइप और 70S टाइप। तो इसमें जो पाया जाता है 70S टाइप रहता है और बहुत सारे ग्रेन्यूल्स रहते हैं और प्लस में डीएनए रहता है। क्या रहता है? डीएनए। वो भी कैसा, सर्कुलर, सर्कुलर टाइप का डीएनए पाया जाता है। ठीक है, आपके दो ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिसके अंदर डीएनए रहता है। ठीक है ना, तो एक हो गया प्लास्टिड और दूसरा क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना। न्यूक्लियस के अलावा दो ऐसे ऑर्गेनेल्स है जिसमें कि डीएनए पाया जाता है। तो अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, पहला प्लास्टिड हो गया, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, और दोनों में सर्कुलर टाइप का पाया जाता है डीएनए। ठीक है, तो इनर मेम्ब्रेन हाईली फोल्डेबल होता है, जो कि क्रिस्टी, जो फॉर्मिंग क्रिस्टी, क्रिस्टी का फॉर्म कर रहा है, जो कि जिससे कि सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है, आपके एटीपी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ठीक है ना, जो कि ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में काम करता है। देखिए एटीपी का प्रोडक्शन क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है ना कि ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जाके एटीपी बनाता है। जिसमें कि इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है और साथ में साथ फास्फोरस ऐड होता है। ठीक है, एक तो ऑक्सीजन इसमें रिएक्ट कर रहा है और साथ में साथ फास्फोरस ऐड हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। मतलब कि वो ऐसा रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीजन भी ऐड हो और ऑक्सीजन का भी रोल इन्वॉल्व हो और फास्फोरस भी ऐड हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। जो तो हम लोग के बॉडी में जो एटीपी बनता है उसमें ऑक्सीजन का भी रोल होता है बाबू, ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व होता है प्लस फास्फोरस ऐड होता है। यानी कि एटीपी, ये जो आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो बनता है, तो पहले बाईफॉस्फेट रहता है, लेकिन बाद में एक एटीपी क्या होता, एक फास्फोरस क्या होता है इसमें ऐड हो जाता है। तो एक फास्फोरस ऐड करने होने से बाईफॉस्फेट किस में ट्रांसफर हो जाता है, ट्राइफॉस्फेट में। तो एक तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन रोल प्ले कर रहा है, दूसरा इसमें फास्फोरस ऐड हो रहा है, इसलिए क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की बात किया जाए तो ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में होता है। इसमें भी एक एंजाइम पाया जाता है जिसको सक्सिनेज डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं। ठीक है ना। अब मैट्रिक्स की बात किया जाए यानी कि लिक्विड वाले पार्ट के, तो इसके लिक्विड में क्या एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, 70S राइबोसोम पाया जाता है जो कि पहले बता दिए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पाया जाता है जो कि कैसा होता है, सर्कुलर टाइप का होता है। ठीक है, और भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि एटीपी के फॉर्मेशन करवाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब इसका फंक्शन देखते हैं, तो सेलुलर फंक्शन में मेनली रूप से क्या करता है, ये रिस्पायरेशन करवाने का काम करता है, सेलुलर रिस्पायरेशन, जिसके चलते क्या होता है, आपका एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और वो भी किस तरह का होता है, तो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन आया और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आया। ठीक है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन और ग्लूकोज आया, जिस जो कि सेल के अंदर जाएगा और सेल के अंदर फिर जाते जाते फिर कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और यहाँ से फाइनली यहाँ पे एनर्जी एटीपी बनेगा और CO2 क्या हो जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा। तो एक्चुअली ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन जाता है और ETS साइकिल चलता है और फिर CO2 का फॉर्मेशन होकर बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ वर्क होता है। एनिमेशन समझ में आ गया आप लोगों को। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में कॉर्नर में सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबा दीजिएगा और बेल आइकन होगा उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक जा सके और जो भी वीडियो आए उसको आप देख सकें। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा इसका काम है हीट प्रोडक्शन करवाना। चूंकि एटीपी प्रोडक्शन कर रहा है, तो एटीपी क्या है, एक तरह का एनर्जी है, और एनर्जी फाइनली क्या करवाता होगा, हमारे बॉडी में हीट का प्रोडक्शन करवाता होगा, जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर ह्यूमन की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी में का टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन रहता है। ठीक है, अब देखिए सेल ग्रोथ एंड डेथ, सेल ग्रोथ एंड डेथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया। चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही एनर्जी बनाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर एनर्जी बनाएगा तो सेल ग्रोथ करेगा, और जिस दिन माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाना बंद कर देगा उस टाइम सेल का डेथ हो जाएगा, जिसको
हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ, यानी कि एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस यानी कि जब सेल बूढ़ा हो जाता है तो उसका माइटोकॉन्ड्रिया मर जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया मर जाता है तो उसका उस सेल में एनर्जी नहीं बनता है, सेल में एनर्जी नहीं बनेगा तो जिसका रिजल्ट क्या होगा, उसका सेल डेथ कर जाएगा, जो कि एक प्रोग्राम के तरीके से, एक प्रोग्राम के तहत हुआ। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ। इसी का दूसरा नाम क्या है, एपोप्टोसिस। जैसे कि समझिए एक एग्जांपल है, कैंसर ड्रग क्या करता है कि कैंसर ड्रग, सारे ड्रग्स की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ कैंसर ड्रग्स क्या करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी प्रोडक्शन होता रहता है वो भी किसके माइटोकॉन्ड्रिया, तो कैंसरस ड्रग, कैंसरस सेल, कैंसरस सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। उसको पहचान होती है, ड्रग्स इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो पहचान ले कि कौन कैंसरस सेल है और कौन नॉर्मल सेल है। तो कैंसरस सेल में जाता है, और कैंसरस सेल में क्या करता है, इसमें एनर्जी जो बनते रहता है, इस एनर्जी को बनाना ही बंद कर देता है। तो एनर्जी बंद हो जाता है, तो अगर एनर्जी नहीं बनेगा तो एनर्जी का प्रोडक्शन अगर बंद हो जाएगा तो सेल को ग्रोथ करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो चूंकि एनर्जी नहीं मिलेगा तो आपका सेल भी ग्रोथ नहीं होगा। तो सेल, आखिर कैंसर क्या है, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, लगातार बहुत तेजी से सेल का ग्रोथ होते रहता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे सेल का ग्रोथ होना ही रुक जाता है, और इस तरीके से कैंसर का सेल ग्रोथ नहीं होगा। तो सेल अगर ग्रोथ नहीं होगा, बहुत सारा मल्टीप्लाई नहीं होगा, वहीं पे रुक जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, कैंसर भी ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ जो ड्रग्स है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में वर्क करते हैं, तो इसी तरह से वर्क करते हैं। कैंसर ड्रग क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनाना बंद कर देगा, किसके, कैंसरस सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनाना बंद कर देगा, तो उसका सेल ग्रोथ होना बंद हो जाएगा, और इस तरीके से कैंसर ठीक हो जाएगा। फिर कैल्शियम सिग्नलिंग में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। आखिर कैल्शियम सिग्नलिंग करता है तो बहुत सारे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जितने भी होते हैं हमारे बॉडी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, उसमें कैल्शियम सिग्नलिंग का ही रोल प्ले करता है, जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बड़ा योगदान प्ले करता है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्व सिग्नलिंग, ठीक है, या फिर सेल डेथ, इन सभी में क्या करता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है। अदर फंक्शन में देखते हैं जैसे कि आयन सल्फर क्लस्टर सिंथेसिस, हीम सिंथेसिस एंड फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, इन सब में भी माइटोकॉन्ड्रिया का रोल रहता है। अब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात किया जाए तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर टाइप का जो दिख रहा है ये आपका सेल है, सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया को बड़ा किए हैं तो उसके अंदर देखते हैं तो इस तरह का सर्कुलर टाइप का क्या रहता है आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, उसी को नाम दे रहे हैं एम्प्टी डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए है, आखिर इसका काम क्या होता है, तो देखिए कुछ इसेंशियल प्रोटीन है, कुछ इसेंशियल प्रोटीन है जो हमारे सेल में पाए जाने वाले, हमारे सेल के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले डीएनए के द्वारा कोड नहीं हो पाता है, वो कोड नहीं करता है। तो उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया अपना डीएनए रखता है जिसको एम्प्टी डीएनए बोलते हैं। और वो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन जो कि इसेंशियल टाइप का होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ यही कोड करता है, वहाँ पे कोड नहीं होता है तो इसको ए कोड करता है, ठीक है ना। तो इसको क्या नाम दिया, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। आखिर इस एक काम क्या करता है, तो इसेंशियल टाइप का माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन कोड करता है जो कि आपका न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले डीएनए नहीं करता, उसको ए करवाने का काम करता है, ठीक है ना। अगर म्यूटेशन हो जाए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में, यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में अगर गड़बड़ी, म्यूटेशन मतलब समझिए एक तरह का गड़बड़ी हो जाए, उसमें जो डीएनए है उसके सीक्वेंस में चेंजिंग हो जाए, गड़बड़ी हो जाए, तो बहुत सारे वेरियस तरह का ऑर्गन्स या डिजीज हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसको हम आगे देखते हैं। अब इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का इंपॉर्टेंस क्या है, पहला तो ये हमारे बॉडी में एनर्जी बनाता है, अगर एनर्जी नहीं बनाएगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो पहला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है कि हमें एनर्जी बना के देता है। दूसरा, अगर माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हो जाए तो हमें, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में डिसफंक्शन होने के कारण सेल डेथ करने लगते हैं, तो सेल डेथ करने लगते हैं तो हमें झुर्रिया जैसी समस्याएं देखने के लिए मिलता है, या हमें बुढ़ापा आता है। तो बुढ़ापा ऐसा समझा जाता है, बायोमेडिकल साइंस में ऐसा समझा जाता है कि बुढ़ापा एक तरह का बीमारी है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एजिंग बोलते हैं, और किसके कारण होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन होने के कारण। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में गड़बड़ी के कारण कैंसर भी होता है, या न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज, यानी कि न्यूरॉन सेल अगर डिजेनरेट करने लगे यानी कि मरने लगे, तब उसी को क्या बोलते हैं, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज या कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी कि
हार्ट या उससे संबंधित बीमारियों को क्या बोलते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो इसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए क्रूशियल फॉर डेवलपिंग न्यू ट्रीटमेंट ऑफ दीज डिजीज। और माइटोकॉन्ड्रियल के अंडरस्टैंड मतलब उसको समझा जा रहा है कि आखिर देखिए अभी माइटोकॉन्ड्रिया पे उतना ज़्यादा रिसर्च हो नहीं पाया है, तो अभी भी बहुत सारे रिसर्च चल रहा है और देखा जा रहा है कि कैसे इन माइटोकॉन्ड्रिया में मैनुपुलेट करके इन सभी बीमारियों का इलाज किया जा सके। जैसे कि सबसे बड़ा चीज़ तो आपका एजिंग हो गया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया सब दिन वर्क करते रहे, अगर सेल का डेथ नहीं हो, तो हम लोग कभी बूढ़े नहीं होंगे, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। तो इस पर प्रॉपर अभी रिसर्च वर्क चल रहा है। ठीक है, ये आपका बहुत सारे रेफरेंस हो गया। और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए जो भी पढ़ाया गया, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो कि इसका जो अभी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल में जाएंगे और वहाँ से वो पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे निवेदन है, हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा चैनल देखते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।